टेरिटोरियल आर्मी या भारतीय प्रादेशिक सेना एक ऐसा सहायक सैन्य संगठन है जिसकी कल्पना अपने आप में बिल्कुल अलग थी, जो कई दशकों से भारतीय सेना को सहायता सेवाएं प्रदान करती आ रही है। आज हम जानेंगे कि क्या है टेरिटोरियल आर्मी, कैसे हुई इसकी शुरुआत, क्या है इसकी भूमिका और अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या है पूरी प्रक्रिया। टेरिटोरियल आर्मी भारत का एक सहायता सैन्य संगठन है। ये भारतीय सेना को सहायता सेवाएं प्रदान करता है। इसकी भूमिका रेगुलर सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जरूरी सेवाओं के रखरखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना और जब भी आवश्यकता हो नियमित सेना के लिए यूनिट प्रदान करना होता है। टेरिटोरियल आर्मी की नौकरी हर युवा की पहली पसंद में से एक होती है। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और अन्य कार्मिक अधिकारी शामिल होते हैं, जो भारतीय सेना में उन लोगों के समान रैंक रखते हैं और नागरिक व्यवसाय भी करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक सिटीजन आर्मी है और ये 1949 के अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर गजट पास हुआ था जिसके तहत टेरिटोरियल आर्मी बनी थी। और सच्चाई यह है, टेरिटोरियल आर्मी की आज के करीब 17,000 के करीब स्ट्रेंथ है। उसके पास 30 इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी करीब, उसके बाद 10 ह्यूमन अर्थ हैं। फिर आपके पास डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी है जैसे रेलवे टीए, ऑयल सेक्टर टीए, और आपके पास इकोलॉजिकल टास्क फोर्स भी है जो कि आपको पेड़ पौधों पे। मेन मकसद टेरिटोरियल आर्मी का है कि जो सिटीजन भारत के निवासी हैं, वो मैन हो या वुमेन, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, प्रोवाइडेड वो 18 से 42 साल की उम्र के हों और वो ग्रेजुएट हों और एक फ्रूटफुली एम्प्लॉयड हों। टेरिटोरियल आर्मी का गठन 1948 के प्रादेशिक सेना अधिनियम के तहत भारत के प्रभुत्व में भारतीय रक्षा बल 1917 से 1920 और भारतीय प्रादेशिक सेना 1920 से 1948 के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। इसकी कमान प्रादेशिक सेना के 3 सितारा रैंकिंग महानिदेशक के पास होती है, जो आमतौर पर भारतीय सेना से प्रतिनियुक्त एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंकिंग अधिकारी होते हैं। टेरिटोरियल आर्मी इज जस्ट लाइक द आर्मी, सो वी शुड नॉट डिफरेंशिएट। और ये कहना कि साहब ये टेरिटोरियल आर्मी का है तो ये नायब सूबेदार अलग है और रेगुलर आर्मी का ये जो नायब सूबेदार अलग है, या रेगुलर आर्मी के कप्तान है तो इनका कप्तान अलग नहीं। दे ऑल अंडरगो ट्रेनिंग। टेरिटोरियल आर्मी अंडरगोज ट्रेनिंग। ऑफिसर बनता है तो प्री कमीशन ट्रेनिंग देता है, वो जवान बनता है तो हर एक रिस्पेक्टिव सेंटर्स में जाता है। हर एक रेजिमेंट का अपना अपना टेरिटोरियल आर्मी का बटालियन है जिसके साथ वो एफिलिएटेड है, तो वो ट्रेनिंग करते हैं। इतना ही है कि टेरिटोरियल आर्मी मींस इट हैज एन ऑप्शन, सिटीजन्स आर्मी, यानी कि ऑप्शन अवेलेबल है उसको कि वो जब आना चाहता है तो उसको एम्बॉडी जब हम करते हैं तो 2 महीने की वो ट्रेनिंग करता है। अगेन देयर आर 2 टाइप्स, रेगुलर जैसे इन्फेंट्री का, एंड देयर डिपार्टमेंटल। द एम्बॉडीमेंट इज डिपार्टमेंटल, वो आते हैं 30 दिन के लिए करेंगे, देन दे इट्स जस्ट टू फैमिलियराइज देम। टेरिटोरियल आर्मी का नेतृत्व सीडीएस करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे पहले डीजीटीए थे और जनरल विपिन रावत भारतीय सशस्त्र बलों के पहले सीडीएस थे। टीए की 2 इकाइयां होती हैं, एक विभागीय इकाई जिसमें पीएसयू और भारतीय रेलवे के कर्मचारी और पूर्व सैनिक शामिल होते हैं, और एक गैर विभागीय इकाई जिसमें निजी तौर पर कार्यरत नागरिक शामिल होते हैं।
एक तो है इन्फेंट्री टेरिटोरियल आर्मी, जो कि एक इन्फेंट्री बटालियन है इंडियन आर्मी की, बिल्कुल उस जैसी बनावट है उसकी। इसका मतलब जहां पर इन्फेंट्री बटालियन लड़ती है, उसके साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी लड़ सकती है, उनको रिलीव कर सकती है। तो इनके अंदर ये काबिलियत तो क्षमता है, इनके पास सभी वो हथियार हैं जो कि इन्फेंट्री बटालियन के पास होते हैं। इसी प्रकार से जो आप आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा काउंटर टेररिज्म और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन लड़ रहे हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए करीब करीब 10 से 12 टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ ये रेज हुई थी 1990 के दशे में। तो वो जो है 1990 में राष्ट्र राइफल, और उसके बाद ये भी रेज हुई करीब करीब उसी समय में। ये जो हैं एक प्रकार से सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट में है, वहां के लोग ही इसमें बढ़ते हैं। आज की तारीख में ऐसी भी यूनिटें हैं जिसके अंदर पुराने जो टेररिस्ट हैं जो रिसाइकल हो गए, जिसको इकवान बोलते हैं, वो भी है। तो ये जो 10 से 12 यूनिटें हैं वो नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में हैं। ये सन ऑफ द सॉइल हैं, ये इलाके को जानते हैं, ये भारत की फौज के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और ये पूरे टाइम इम्पोर्टेड रहते हैं। देश की आजादी के बाद से टेरिटोरियल आर्मी ने भारत के सभी युद्धों में हिस्सा लिया है, जिसमें 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल युद्ध शामिल है। इसके अलावा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987, पंजाब और जम्मू कश्मीर और कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक, पूर्वोत्तर भारत में ऑपरेशन राइनो 1991 और ऑपरेशन बजरंग 1990 और 1991, जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम में भी टेरिटोरियल आर्मी ने हिस्सा लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 1947-48 की जो लड़ाई हुई, उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी ने हिस्सा लिया। 1962 की लड़ाई चीन के साथ टेरिटोरियल ने हिस्सा लिया, 65 में भी, 71 में भी, और फिर कारगिल के युद्ध में भी। और अभी भी ज्यादातर टेरिटोरियल आर्मी इम्पोर्टेड है, स्पेशली आपके जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। लड़ाई में, युद्ध में इनको इस्तेमाल किया गया है और इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और लड़ाई में जरूरी नहीं कि सामने लड़ाई है, वेरी ह्यूज दिस थिंग, सो रेयर एरिया सिक्योरिटी है, सर्टेन इंस्टॉलेशंस हैं, सम वल्नरेबल एरियाज हैं, उनका प्रोटेक्शन करना है पीछे। तो इन सब में ये अपना हिस्सा लेते हैं, अपना योगदान देते हैं, और क्योंकि इनके मालूम है क्या काम करना है तो इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बाय एंड लार्ज देयर पार्टिसिपेशन इन वॉर, यस they have participated in war, they are participating in counter insurgency, तो कोई ऐसे नहीं। और लड़ाई में अलग अलग तरह से, अलग अलग मैं कहूंगा कि हर एक की काबिलियत अलग अलग होती है, उनकी काबिलियत के मद्देनजर इन्हें भी ड्यूटी दी जाती है। शुरुआत में टेरिटोरियल आर्मी में कई प्रकार की इकाइयां शामिल थी, जिनमें आर्म्ड रेजिमेंट, इन्फेंट्री बटालियन, एयर डिफेंस, मेडिकल रेजिमेंट, इंजीनियर्स फील्ड पार्क कॉय, सिग्नल रेजिमेंट, EME वर्कशॉप, कोस्ट बैटरी, ASC GT कॉय, ASC कॉम्पो PL और AMC फील्ड एम्बुलेंस शामिल थीं। 1972 तक पैदल सेना बटालियन को छोड़कर ये इकाइयां या तो भंग कर दी गई या नियमित सेना का हिस्सा बना दी गई। 2019 में TA ने अधिकारी और अन्य रैंकों में महिलाओं को स्वीकार करना शुरू किया। कानून के मुताबिक टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है, जिसकी संरचना रक्षा सेवा विनियमन के भाग 1 में परिभाषित की गई है, जिसमें कहा गया है कि सेना में नियमित सेना, नियमित रिजर्व और टेरिटोरियल आर्मी शामिल है। टेरिटोरियल आर्मी अधिनियम 1948 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128, 130 और 131 के उद्देश्य में कहा गया है कि सभी अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और अन्य नामांकित व्यक्ति जो एक इकाई से जुड़े हुए हैं, उन्हें नियमित सेना के समान अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक माना जाएगा। सेना अधिनियम 1950 में इसका जिक्र साफ साफ दिखाई देता है। इसके मुताबिक नियमित सेना में वो लोग शामिल होते हैं जो अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी,
वारंट अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और अन्य सैनिक होते हैं। ये लोग अपने काम या नियुक्ति की शर्तों के अनुसार भारतीय सेना में एक तय समय तक सेवा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न हो। इसमें रिजर्व बलों और प्रादेशिक सेना के वो सदस्य भी शामिल होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सेना में स्थायी सेवा के लिए बुलाया जाता है। इससे साफ होता है कि सेना में कौन कौन लोग होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। टेरिटोरियल आर्मी जिसमें एक तो अपने नॉर्मल जैसे इन्फेंट्री के हैं, एफिलेटेड हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जैसे से ओएनजीसी के लिए हैं, फॉर ऑयल रिग्स के लिए हैं, या पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स के लिए, फॉर कम्युनिकेशन के लिए है, या रेलवे का जो टीए है, ये सारे के सारे। और ये एक उस वक्त बहुत जरूरी था, when there's more turmoil, when there's a possibility of people going on strike, not reporting, mass, some kind of a, you can say, communist movement is there, or जिससे कि अफरा तफरी मचाने वाले लोग, and they disrupt your normal activities. So उस वक्त these boys who are a part of the TA, they come very handy to ensure कि कोई disrupt ना हो और जो life है वो normal चलती रहे, चाहे कम्युनिकेशन है, रेलवे है, ऑयल रिफाइनरीज है, ये कहीं पे भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वर्ष 1612 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पहुंची तो उसने अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर अंशकालिक सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी बनाई। 1687 में मद्रास यानी अब के चेन्नई के गवर्नर और उनकी टीम ने प्रशिक्षित बैंड नाम की अंशकालिक सैनिक टुकड़ी बनाई ताकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय राजाओं से सुरक्षा की जा सके। बाद में इस टुकड़ी ने 1757 की पलासी लड़ाई में हिस्सा लिया और कई अंशकालिक सैनिक इकाइयां नियमित सेना में बदल दी गईं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और मौजूदा सैनिक बलों को पुनर्गठित किया। इससे स्वयंसेवी बल का गठन हुआ जिसने भारत और विदेशों में सैन्य संघर्षों में हिस्सा लिया, जैसे कि द्वितीय बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। बाद में वीएफआई को भारतीय रक्षा बल आईडीएफ में बदल दिया गया। आईडीएफ का गठन 1917 में किया गया ताकि युद्ध के समय नियमित सैनिकों की जगह इन बलों का उपयोग किया जा सके। इसमें यूरोपीय और भारतीय दोनों को शामिल किया गया। 1917 के भारतीय रक्षा बल अधिनियम ने यूरोपीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। आईडीएफ की एक युवा शाखा भी थी जिसे विश्वविद्यालय कोर कहा जाता था और इसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में स्थापित किया गया था। 1920 में आईडीएफ को 2 नई इकाइयों में बदल दिया गया। सहायक बल जो यूरोपीय और एंग्लो इंडियन अधिकारियों के लिए था और भारतीय प्रादेशिक बल जो भारतीय सैनिकों के लिए था। भारत की स्वतंत्रता के बाद आईटीएफ को टेरिटोरियल आर्मी में बदल दिया गया। ये बल प्रादेशिक सेना विधेयक 1948 में पास हुआ जिससे नागरिकों को सेना में अंशकालिक सेवा करने का अवसर मिला। पहले टेरिटोरियल आर्मी की कैंपिंग 9 अक्टूबर 1949 को हुई। तब से हर साल 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी दिवस मनाया जाता है। 1959 में भारत चीन संघर्ष के दौरान रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने लोगों से टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने का आह्वान किया। इंडिपेंडेंस टाइम मकसद था कि से 3 लाख की फौज होगी, तकरीबन 1.5 लाख की टेरिटोरियल आर्मी होगा। सो दिस बिल करके देश का द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब सब संभाले। बट धीरे धीरे करके यू फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द थ्रेट, चाइना से थ्रेट, पाकिस्तान से थ्रेट, इंटरनल थ्रेट, ये सब को देखते हुए रेगुलर आर्मी में जो सोचा था वो भी धीरे धीरे करके उसकी भी तादाद बढ़ गई। उतना ही नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसकी तादाद कम थी वो भी काफी बढ़ गई। उसके अलावा भी अब देखते हैं कि ये जो टेरिटोरियल आर्मी में है इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है बिकॉज ये लोकल्स होते हैं। जैसे जैसे होम एंड अर्थ बटालियंस जम्मू कश्मीर में है,
वो आंख और कान का काम करते हैं, उनको मालूम है एग्जैक्टली क्या है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है फॉर इकोलॉजी, बेसिकली टू इंश्योर एनवायरमेंट के लिए ये इकोलॉजिकल बटालियंस खड़ी की। तो इन्होंने जिस प्रकार से पेड़ पौधे लगाए और यकीन किया कि डिजास्टर ना हो, जो तरह तरह के जो मैं कहूँगा पहाड़ जो धंस जाते हैं बिकॉज ऑफ मैसिव कंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग ऑन, उससे बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। वी हैव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए है, उसके अलावा भी यू फाइंड दैट दे आर अ ग्रेट हेल्प। सो टेरिटोरियल आर्मी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना के समय इसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने स्वीकार किया, लेकिन समय के साथ ये सिर्फ कुछ पैदल सेना और विभागीय इकाइयों तक सीमित हो गई। इस बारे में कर्नल बलवान सिंह नागियाल ने कहा है कि नियमित सेना के बढ़ते विस्तार ने टीए की भूमिका को कम कर दिया, जबकि इसकी लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। फरवरी 2020 में जनरल विपिन रावत ने कहा कि रक्षा बलों का टीएकरण यानी प्रादेशिक सेना को बढ़ाना सेना के खर्चों को कम करने का एक तरीका हो सकता है। इसके बाद मार्च 2020 में भारतीय सशस्त्र बलों का पुनर्गठन किया गया और टेरिटोरियल आर्मी को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। टेरिटोरियल आर्मी न केवल युद्धों में बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और तूफानों के समय भी नागरिकों की मदद करती रही है। टीए की इकाइयों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया है, जिसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में लाखों पौधे लगाए हैं। 2020 में चीन की घुसपैठ की चिंताओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी टीए की उपस्थिति बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। टीए की इकाइयां आतंकवाद से लड़ने के अभियानों में शामिल रही हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में। अगली जो लड़ाई है वो साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत की जो टेरिटोरियल में आर्मी में है उसमें साइबर वारफेयर के लिए जिसको साइबर वॉरियर बोलते हैं वो भी लिए गए हैं कि वो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड है, यूथ हैं, यंग हैं और वो भारत की फौज के लिए एक प्रकार कटिंग एज का काम करेंगे। वो एक प्रकार से आने वाले समय में जो लड़ाई के अंदर एक प्रकार से बहुत योगदान होगा। तो इसलिए भारत की जो फौज है उसने टेरिटोरियल आर्मी में साइबर वारफेयर के लिए साइबर वॉरियर्स को लिया है और ये एक प्रकार से आने वाले समय में लड़ाई के अंदर एक बहुत बड़ा एसेट शामिल होने वाले हैं। टेरिटोरियल आर्मी की नौकरी। टेरिटोरियल आर्मी की नौकरी हर युवा की पहली पसंद में से एक है। इसमें जिन उम्मीदवारों का चयन होता है उन्हें सैलरी के साथ कई भत्ते और लाभ के साथ साथ नौकरी की सुरक्षा भी मिलती है। इसके अलावा इसमें समय समय पर सैलरी में भी बढ़ोतरी होती रहती है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। टेरिटोरियल आर्मी सैलरी स्ट्रक्चर। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद टेरिटोरियल आर्मी के वार्षिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। जो उम्मीदवार इसमें शामिल होना चाहते हैं उन उम्मीदवारों की तैयारी में सैलरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित कर सकती है। टेरिटोरियल आर्मी में होने वाले सैलरी लाभ। टेरिटोरियल आर्मी में सैलरी के अलावा कुछ अन्य लाभ भी हैं जो अधिकारियों, जेसीओ और ओआर और उनके परिवारों के लिए होता है। उम्मीदवारों को नियमानुसार हाई पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान सीएसडी, चिकित्सा और मुफ्त राशन सुविधाएं मिलती है। सेवा के दौरान महंगाई भत्ता मिलता है। 3 से 5 साल का प्रशिक्षण पूरा होने पर विशेष वेतन वृद्धि होती है। पेंशन भोगियों को मेडिकल फैसिलिटी, मल्टी अलाउंस मिलते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के लाभ और भत्ते। टेरिटोरियल आर्मी में वेतन बैंड और वेतन रेगुलर सेना के समान है, लेकिन
केवल तभी जब कैडेट एक्टिव हो। टेरिटोरियल आर्मी की सैलरी में वृद्धि तब होगी जब सेवा के 365 दिन पूरे हो जाएंगे। पेंशन सेवा अधिकारियों के लिए 20 साल की शारीरिक सेवा और जेसीओ और ओआरआर के लिए 15 साल की शारीरिक सेवा पूरी करने पर प्रदान की जाती है। सेना के नियमित वेतन के मुताबिक विकलांगता पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी प्रदान की जाती है। अधिकारियों के लिए कमीशन के समय और 7 साल की शारीरिक सेवा या 10 साल की समग्र सेवा पूरी करने के बाद 6,000 रुपए का आउटफिट भत्ता, कमीशन अधिकारियों को 3200 रुपए और जेसीओ को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। सेवा समाप्ति के बाद स्वयं एवं आश्रित के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहती है। कैसे मिलती है इसमें नौकरी? जिन उम्मीदवारों का आवेदन फॉर्म सही होता है उन्हें संबंधित टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप मुख्यालय प्रारंभिक साक्षात्कार बोर्ड में स्क्रीनिंग और उसके बाद साक्षात्कार केवल लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद बुलाया जाता है। सफल उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए सेवा चयन बोर्ड और मेडिकल बोर्ड में परीक्षण से गुजरना होता है। नौकरी के चरण कुछ इस प्रकार हैं। पहली लिखित परीक्षा, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा एसएसबी टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने की आवश्यक योग्यता। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की चयन प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले योग्यता मानदंड सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें शामिल होने के लिए युवाओं की आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अलग अलग श्रेणियों के लिए कोई और छूट घोषित नहीं की गई है। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी आवश्यक है। You have to be minimum 18 years of age and not beyond 42. You have to be physically fit. You have to be mentally robust. If you are becoming an officer, you have to be a graduate. If you have to give a examination, जो departmental examination होता है, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, and that basic test like a normal SSB which is held for them, and then you can join. If you wish to continue with it और embodied में होता है तो आप जरूर रह सकते हैं। Disembodied होता है, फिर embodied होता है, you are disembodied, again you come. So I think it is one of the finest thing. हर एक everybody is supposed to be having some source of income before they join in, because it is जैसे ये territorial army का मकसद ही और मतलब ये है कि you have something with you, but still आप में वो देशभक्ति की भावना है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको वर्दी पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप में वो जिज्ञासा है, आप में वो जोश, जुनून, जज्बा है कि मैंने देश की सेवा करनी है। कई मशहूर हस्तियों को प्रादेशिक सेना से सम्मानित रैंक मिले हैं। अभिनेता नाना पाटेकर 1990 में फिल्म प्रहार के लिए टीए में कैप्टन के रूप में शामिल हुए। बाद में उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर के रूप में सेवा दी। कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर को 24 सितंबर 2008 को टीए में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। अभिनेता मोहनलाल को 9 जुलाई 2009 को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। उन्होंने पहले टीए में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन 42 साल की उम्र सीमा पार होने के कारण उन्हें सेना द्वारा मानद रैंक दिया गया ताकि वो युवाओं में टीए के प्रचारक बन सकें। अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 1 नवंबर 2011 को निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। दीपक राव, जो नजदीकी लड़ाई के सैन्य प्रशिक्षक हैं, को 1 नवंबर 2011 को टीए में मानद मेजर का रैंक दिया गया। एमएस धोनी, क्रिकेटर एमएस धोनी को 1 नवंबर 2011 को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। श्री महेंद्र सिंह धोनी खेल मेरी ये पहली ऑफिशियल ट्रिप है जो आज से स्टार्ट हुई है। मैंने लगभग 8 से 9 महीने पहले टीए ज्वाइन किया था
एंड दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये पहला ब्रेक था क्रिकेट से। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं आई विल ट्राई टू गो टू द फ्रंट लाइन पोस्ट, जिसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ, यू नो, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आज क्लोज रेंज में पता चलता है कि क्या चैलेंजेस हैं, यू नो, डे टू डे लाइफ में ऑफिसर्स या जवान्स किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, और यू नो हर पोस्ट का या डिफरेंट पोस्ट का क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होता है। सो अभी तक काफ़ी दूर से मैं आर्मी को जानता था, अब काफ़ी पास से जान रहा हूँ, और आज का दिन इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी फॉरवर्ड पोस्ट पे आया हूँ, और इसलिए भी कि यहाँ पे फैमिलीज साल में एक बार आती हैं, और आज वो दिन है जब फैमिलीज यहाँ पे हैं। सो एक चांस मिला कि उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी, होपफुली नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी रियली एक्साइटिंग। कई प्रमुख व्यक्तियों ने भी प्रादेशिक सेना टीए में अपनी सेवाएं दी हैं। उनमें हमीरपुर के साथ साथ अनुराग ठाकुर प्रमुख हैं, जिन्हें 29 जुलाई 2016 को टीए में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन दिया गया। मानवेंद्र सिंह राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य शामिल हैं। आपके धोनी हैं, कपिल देव हैं और बिंद्रा हैं, ये एक प्रकार से ऑनररी हैं। इनको किस लिए लिया जाता है टेरिटोरियल आर्मी में कि ये यूथ आइकॉन है, तो ये मोटिवेट कर सकते हैं यूथ को भारत की फौज में ज्वाइन करने के। तो ये एक प्रकार से मोटिवेटर हैं, ये भारत की फौज के एक प्रकार से एम्बेसडर हैं, और ये इनको जो यूथ है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इनसे, और उनसे प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि ये जब उनको आर्मी की यूनिफॉर्म में देखते हैं लोग, तो फिर उनके अंदर भी जोश आता है, वो भी फौज में आना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहाँ रास्ता नहीं निकल सकता वहाँ रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.